सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत ही नहीं बल्कि तकरीबन तमाम ममालिक की हुकूमतें कुछ चंद अल्फाजों पर लिखे गए जुमलों के गिर्द घूमती हैं, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन, आइन या दस्तूर कहते हैं। और हर कोई दस्तूर की बात करता है। आपने बहुत सुना होगा कि 73 के आइन के मुताबिक ये होना चाहिए या वो होना चाहिए, और इसी आइन की खिलाफ वर्जी की वजह से जनरल परवेज़ मुशर्रफ को फांसी की सज़ा दी गई पाकिस्तान के कोर्ट्स ने। लेकिन क्या होता है दस्तूर, क्यों बनाया जाता है, क्यों आइन अहम होता है और इसको तोड़ने की इतनी बड़ी सज़ा क्यों होती है? तकरीबन हर मुल्क के पास आइन क्यों है? Let's find out. This is Gohar Ali Rizvi and you are on my channel. इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी दस्तूर क्या होता है, उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि हमें आइन की ज़रूरत ही क्यों है। आवाम को एक कम्युनिटी में जो बुनियादी चीज़ें चाहिए होती हैं वो रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ उसकी पहचान, तालीम और सबसे ज़रूरी उसकी आवाज़ होती है कि उसकी आवाज़ सुनी जाए। और इन मामलात के लिए ये लोग कुछ ऐसी बॉडीज़ बनाते हैं जो कि स्पेशल होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पुराने ज़माने में पंचायतें होती थीं या आज तक के दौर में कबीलों में जिरगे होते हैं। इन जिरगों या पंचायतों में लोग जो इनको हेड करते हैं उनके पास एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा पावर होती है। पंचायतों के सरबराह अगर डिसाइड करता है कि फैसला ऐसे होगा तो फिर वो लागू किया जाता है, क्योंकि लोग मिलकर खुद अपनी मर्जी से अपनी ताकत उस शख्स के हवाले कर देते हैं या उस ग्रोह के हवाले कर देते हैं और इसी बुनियाद पर हुकूमतें बनती हैं। लोग अपनी ताकत बहुत से मामलात में अपना इख्तियार और इंतज़ामी मामलात दूसरे लोगों के हवाले कर देते हैं। मिसाल दे देता हूँ, आप गाड़ी चला रहे हैं और कोई दूसरा गाड़ी वाला आपको रोकता है और आपसे गाड़ी के कागजात मांगता है, तो आपको कैसा लगेगा? नॉर्मल सी ही बात है कि बुरा लगेगा। लेकिन अगर दूसरी गाड़ी ट्रैफिक पुलिस की है तो आप उसको सिर्फ कागजात ही नहीं दिखाएंगे, लेकिन अगर उसको आप पर शक है तो वो आपकी गाड़ी को भी चेक कर सकता है। इंसान तो दोनों ही हैं, लेकिन एक ट्रैफिक पुलिस को आवाम ने ही कुछ पावर्स दे रखी हैं जो नॉर्मल लोगों को नहीं मिलती। इसलिए एक पुलिस वाला किसी पर गोली चला सकता है, एम्बुलेंस वाला सिग्नल तोड़ सकता है, जज किसी शख्स को मौत की सज़ा सुना सकता है, और ये एक पूरा निज़ाम है जहां पावर आवाम दूसरे लोगों के हाथ में दे देती है और एक्सपेक्ट करती है कि वो उनकी फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे। हमें ये तो समझ में आया कि हुकूमतें चलाने के लिए हुकूमतों को ताकत तो चाहिए होती है, लेकिन हमारा माजी बार बार हमें ये बताता है कि किसी दूसरे शख्स को बेहद ताकत दे देना, यानी ऐसी ताकत देना कि जिसकी कोई हद ना हो, से सिर्फ करप्शन, आमरियत और जबर की शक्ल ही इख्तियार कर लेती है। माना कि हमें वोट डालने का इख्तियार है जिससे हम अपने सरबराह को चुन सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ओवरऑल एक ऐसा ढांचा होना चाहिए है कि जो भी इलेक्शन जीते उसके बाद मेक श्योर करे कि वही अवामी ज़रूरियात यानी रोटी, कपड़ा, मकान, पहचान वगैरह को यकीनी बनाए, ना कि उस ताकत को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करे। और ताकत के होने के बावजूद भी उस ताकतवर शख्स के ऊपर एक ऐसी हदें हों कि जिनको वो तोड़ ना सके। ऐसे रूल्स हों जो मेक श्योर करें कि ताकतवर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल ना करे। और सबसे ज़रूरी बात, उन रूल्स को भी चेंज करना बहुत ही मुश्किल हो। ऐसा ना हो कि जो कोई ताकत में आया तो वो रूल्स ही बदल दे। और इन रूल्स को जब एक पेपर पे लिखा जाता है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन, आइन या दस्तूर कहते हैं। आइन कानून तो होता है, लेकिन ये एक नॉर्मल कानून नहीं होता, बल्कि ये एक आला कानून होता है, यानी सुप्रीम लॉ होता है, जो हुकूमत बनाने, उसको पावर देने और निज़ाम ही नहीं बनाने में मदद देता, बल्कि इसमें भी मदद देता है कि दूसरे कानून कैसे बनेंगे। और इसीलिए आइन को तब्दील करना भी मुश्किल होता है कि ऐसा नहीं कि आज कोई पार्टी इलेक्शन जीते और हुकूमत बना ले तो वो आसानी से आइन ही बदल ले अपनी मर्जी के हवाले से हिसाब से। कॉन्स्टिट्यूशन वो ताकतवर चीज़ होती है जिससे हुकूमत की ताकतवर लोग एक हद में रहते हैं और मेक श्योर करते हैं कि काम आवाम के लिए किया जाए, और इसीलिए इसको तोड़ना एक बहुत ही बड़ा जुर्म तस्लीम किया जाता है। अगर कोई आइन तोड़ता है तो वो सिर्फ अपनी मर्जी ही नहीं चलाता, बल्कि एक पूरे मुल्क की बुनियादी हुकूक, जिम्मेदारी को तोड़ने के साथ साथ उस अहद को भी तोड़ता है जो उसने अपनी ताकत में आते वक्त लिया था कि मैं इस आइन की रखवाली करूंगा। ये कोई छोटी कसम नहीं होती जो आइन का पासबान आसानी से खा सकता है और समझता है कि वो जो चाहे कर ले।
और इसीलिए जब भी कोई मुल्क वजूद में आता है तो सबसे पहले अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखता है, और इसलिए तकरीबन दुनिया के हर मुल्क के पास आइन है। ये आइन ही होता है जो किसी भी गासिब को, जो अवाम की मर्जी के बगैर हुकूमत को अपने कब्जे में ले ले, के मुखालिफ सबसे पहले खड़ा होता है। और इसलिए जब भी कहीं भी किसी हुकूमत का तख्ता उलटता है तो आइन का सबसे पहले कत्ल किया जाता है। मिसाल से समझा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, कोई जनरल मिलिट्री कू करके एक मुल्क पर गासिब आ जाता है, लेकिन जब वो ऑफिस संभालता है और कोई भी हुक्म जारी करता है तो उसे ये आइन ही होता है जो उसको जगह जगह खटकता है। फॉर एग्जाम्पल, जनरल चाहता है कि किसी की सजाए मौत को माफ़ कर दिया जाए तो उसको बताया जाता है कि सर आप ये काम नहीं कर सकते, बल्कि ये काम तो मुल्क का सदर ही कर सकता है। वो चाहता है कि असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाए तो उसको बताया जाता है कि सर आप ये काम भी नहीं कर सकते। जंग पर जाना चाहता है तो उसको बताया जाता है कि सर आपको मुताल्लिका महकमों से पूछना पड़ेगा, जिसकी वजह से यूजली वो जनरल आइन को ठुकराता है और या तो फिर उन ओहदों पर भी बैठ जाता है। और इसीलिए हमें उन ममालिक में जहां डिक्टेटरशिप है वहां का सरबरा सदर भी खुद होता है, आर्मी चीफ भी खुद होता है, प्राइम मिनिस्टर भी खुद होता है, डिफेंस मिनिस्टर भी खुद होता है, और जो जो वो चाहता है या जिन जिन महकमों की ताकत को चाहता है वो अपने पास रख लेता है या फिर आइन को धत्कार देता है, जिससे फिर आवाम आवाज़ उठाती है। और यहाँ बात आती है कि एक अच्छा आइन क्या होता है। एक अच्छा आइन ताकत को फैला देता है ताकि किसी भी वक्त एक शख्स के हाथ में इतनी ताकत ना आए कि वो तबाही मचा दे, और इसलिए आइन में पावर्स बढ़ जाती हैं। जैसे कुछ मामलात सिर्फ सदर देख सकता है और कुछ मामलात सिर्फ वज़ीर आज़म। ऐसे ही किसी भी कानून को पास करने के लिए बिल पार्लियामेंट से अप्रूव होगा तो उसके बाद सेनेट भी जाएगा, और इसी तरह ताकत का फर्दर वफाकी सतह पर और फिर सूबाई सतह पर भी तकसीम कर दी जाती है। इससे होता यह है कि किसी भी एक वक्त में एक फ़र्द वाहिद के पास ताकत नहीं रहती कि वो मुल्क को गैर जिम्मेदारी से चलाए। इसी तरह एक अच्छा आइन इस बात को भी यकीनी बनाता है कि ताकत मुसलसल एक ही शख्स के हाथ में ना रहे। जैसे अमेरिका में एक ही शख्स 2 बार से ज़्यादा सदर नहीं बन सकता, इसी तरह इंडिया में एक ही शख्स 2 बार से ज़्यादा वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। इसीलिए हमें नए चेहरे नज़र आते हैं दुनिया भर के ममालिक में, लेकिन पाकिस्तान में नहीं। आइन तो समझ में आया, लेकिन फिर ये तरमीमें क्या होती हैं? हम मुसलसल 16वीं तरमीम, 17वीं तरमीम और 18वीं तरमीम के बारे में सुनते हैं, तो ये क्या हैं? पाकिस्तान की मिसाल दे देता हूँ। पाकिस्तान का आइन 1973 में लिखा गया, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत में वजूद में आया। लेकिन 1973 में और आज के दौर में बहुत ही फ़र्क है। दुनिया आगे बढ़ रही है और अब वैसे हालात नहीं रहे हैं कि पुराना आइन इतना साथ दे सके नए दौर का। तो वक्त के साथ साथ आइन में तब्दीली कर दी जाती है, जिसको तरमीम का नाम देते हैं। लेकिन मैंने आपको ऊपर बताया कि आइन को तब्दील करना आसान नहीं होना चाहिए, तो यस, पाकिस्तान के आइन में भी तब्दीली इतनी आसानी से नहीं की जा सकती। इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि 1973 से लेकर आज तक सिर्फ 18 तरमीमें की गई हैं, और इसकी वजह यह है कि किसी भी तरमीम को अप्रूव करने में पार्लियामेंट की 66% अप्रूवल चाहिए होती है और फिर 66% सेनेट से भी अप्रूवल चाहिए होती है, तब जाकर कोई तब्दीली मुमकिन होती है आइन में। और ये दोनों काम 66% अप्रूवल 2 हाउसेस से करवाना इतना आसान नहीं होता। ज्यादातर आइन एक बाहमी, समाजी और कौमी इत्तेहाद को फरोग देते हैं और दुनिया भर को ये बताते हैं कि मुल्क क्या चाहता है, किस सिमत में जाना चाहता है और इस मुल्क की कौम कैसी है। एक आइन मुल्क की आवाम को, हुकूमत को और पूरी दुनिया को ये बताता है कि ये कौम कैसी है और क्या चाहती है। होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। लेट मी नो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरी पर्सनल लाइफ को फॉलो करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें gawhar.rizvi। यूट्यूब पर मुझे जरूर सब्सक्राइब करें www.youtube.com/mychannelvideo, and I will see you in the next video।